स्टार्ट किया जाए। लास्ट लेक्चर पर हम लोग बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हेडिंग पढ़ रहे थे, जिसमें ये डिस्कस हुआ था कि किसी भी स्पीसीज या लिविंग फॉर्म में न्यू फॉर्म ऑफ लाइफ इवाल्व होने में जो रेट होता है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू लाइफ फॉर्म, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पान या लाइफ साइकिल कैसी है। यदि लाइफ साइकिल छोटी होती है तो रेट ऑफ अपीयरेंस या इवोल्यूशन बहुत फास्ट होता है और बहुत जल्दी ही न्यू लाइफ फॉर्म दिखाई पड़ेगी। लेकिन अगर लाइफ फॉर्म बड़ी होती है, मतलब लाइफ स्पान लंबी है, तो न्यू लाइफ फॉर्म अपीयर होने में मिलियन ईयर लगेंगे। इस हेडिंग का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसमें 2-3 थ्योरी हैं। एक लैमार्क की थ्योरी है, लैमार्किज्म, डार्विनिज्म और म्यूटेशन थ्योरी, 3 मेन थ्योरी हैं। तो पहली हेडिंग डालिए लैमार्किज्म। लैमार्किज्म, पहला सवाल ये है, सब रटने वाले हैं कि किसने दिया जीन बैप्टिस्टी डी लैमार्क, जो कि है कौन? फ्रेंच नेचुरलिस्ट। एक बात, इनकी जो थ्योरी है उसको कहा जाता है थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज। थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज, इसी को कहा जाता है थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर भी इसी थ्योरी कहते हैं। अब यह थ्योरी कहती क्या है? तो सिर्फ 2-3 बातें कहती है। इनका कहना है कि यदि इन्वायरमेंटल चेंज होता है, इन्वायरमेंट में कोई बदलाव आता है, तो ऑर्गेनिज्म में भी बदलाव आता है। इन्वायरमेंटल चेंजेज ब्रिंग चेंजेज इन ऑर्गेनिज्म, पहला सवाल। और जो बदलाव ऑर्गेनिज्म में होता है उस बदलाव को एक्वायर्ड कैरेक्टर कहते हैं। और एक्वायर्ड कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इनहेरिट हो जाते हैं। सेवरल जनरेशन जब गुजर जाएंगे तो न्यू फॉर्म ऑफ लाइफ हमको देखने को मिलेगी। एक और बात, इन्वायरमेंट बदलने पर ऑर्गेनिज्म में बदलाव आता है। क्यों? तो ये कहते हैं कि जब इन्वायरमेंट बदलता है तो ऑर्गेनिज्म के पास जो आर्गन है, या तो किसी आर्गन का यूज बढ़ जाएगा या तो किसी आर्गन का यूज घट जाएगा। या तो यूज होगा या तो डिसयूज होगा। तो जब यूज और डिसयूज होता है तो कैरेक्टर चेंज होंगे, तो उसे कहेंगे एक्वायर्ड कैरेक्टर आए, वो इनहेरिट होंगे और नई फॉर्म इवाल्व होगी। इसका इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया। कहा कि पहले जो जिराफ थे उनके बराबर अगले पिछले पैर थे और छोटी सी गर्दन थी, ठीक है। ये सामान्य घास, नीचे की घास या छोटे पेड़ों की पत्तियां खाते थे। इन्वायरमेंट बदला तो ये छोटे पेड़ सूख गए, तो फिर अब थोड़ा बड़े पेड़ बचे, तो इनको बड़े पेड़ खाने के लिए थोड़ा अपनी गर्दन और अपने फोर लिम्ब का इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ेगा।
कुछ दिनों बाद ये पेड़ भी सूख गए, तो और बड़े पेड़ हो गए। तो अब इनको क्या करना पड़ेगा, और प्रयास करना पड़ेगा अपने नेक और अपने फोर लिम्ब का। तो रिजल्ट होगा कि धीरे धीरे इनकी नेक क्या करती जाएगी, इलांगेट करती जाएगी, और इनके फोर लिम्ब भी क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। तो जिराफ में फोर लिम्ब बड़े होना या नेक का जो बड़ा होना है वो इस नाते है क्योंकि जिराफ ने अपने नेक और फोर लिम्ब का ज़्यादा यूज किया। काहे के लिए, वो जो दूर जाती पत्तियां थी जिनको खाने के लिए। तो ये तो एग्जाम्पल हो गया यूज का। ऐसे ही डिसयूज का भी एग्जाम्पल है। इन्होंने ही कहा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में जितने वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं, जैसे स्नेक और रेप्टाइल ग्रुप का आता है, रेप्टाइल में लिम्स होते हैं लेकिन स्नेक में लिम्स नहीं है, क्योंकि उन्होंने लिम्ब का यूज नहीं किया, तो उनकी जो गर्डिल बोन है वो वेस्टिजियल हो गई। बहुत सारे स्ट्रक्चर, जैसे हम लोगों में टेल बोन बहुत छोटी है क्योंकि यूज नहीं हुआ, ऐसे ही हम लोगों में वर्मीफार अपेंडिक्स वेस्टिजियल हो गई। हम लोगों में कैनाइन टीथ उतना बढ़िया नहीं है, जबकि कार्निवोरस में बहुत बढ़िया है। तो इनका कहना है कि अगर कोई आर्गन डिसयूज होगा तो वो वेस्टिजियल आर्गन हो जाएगा, और अगर यूज होगा तो फिर उसमें कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो जाएगा। हमको जज नहीं बनना है, जो लैमार्क ने बताया हमको क्वेश्चन सही करना है। ये थ्योरी एक्सेप्टेड नहीं है, लेकिन जो बताया है क्या, तो ये बातें हो गई कि इन्वायरमेंट में बदलाव होने से ऑर्गेनिज्म में बदलाव होता है, और उन जो चेंजेज आते हैं उन्हीं को एक्वायर्ड कैरेक्टर कहते हैं। चेंजेज क्यों आते हैं, क्योंकि यूज या डिसयूज ऑफ ऑर्गन होता है। सेवरल जनरेशन गुजरेंगे, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर होगा, न्यू लाइफ फॉर्म अपीयर होगी। इसका एग्जाम्पल है जिराफ में फोर लिम्ब और नेक का बड़े हो जाना, ये यूज का एग्जाम्पल है। जबकि स्नेक में लिम्स गायब हो जाना या गर्डिल वेस्टिजियल हो जाना, ये डिसयूज का एग्जाम्पल है। लिख लीजिए। तो थ्योरी कहती क्या है, अकॉर्डिंग टू लैमार्क, क्या, इन्वायरमेंटल चेंजेज bring change in living ऑर्गेनिज्म, और जो चेंज आएगा उसी को कहोगे एक्वायर्ड कैरेक्टर। क्यों डेवलप होंगे, डेवलप ड्यू टू यूज या डिसयूज ऑफ ऑर्गन। तो लैमार्क कहते हैं न्यू लाइफ फॉर्म evolve by यूज या डिसयूज ऑफ ऑर्गन एंड inheritance of acquired character। एग्जाम्पल दिया है इलांगेशन ऑफ नेक एंड फोर लिम्ब, नेक और फोर लिम्ब इन जिराफ।
ये यूज का एग्जाम्पल है। दूसरा है वेस्टेजियल ऑर्गन इन एनिमल, और ये डिसयूज का एग्जाम्पल है। हाँ, एक क्वेश्चन और है, इन्होंने काम कब किया था, डार्विन के पहले कि डार्विन के बाद? तो याद रखिएगा ये बिफोर डार्विन वर्क है। वर्क बिफोर डार्विन। इन्होंने एक बुक लिखी है, एक बुक लिखी है जिसका नाम फिलोसफिक जूलॉजिक है, और ये किताब इन्होंने 1809 में लिखी है। 1809 में ही डार्विन का जन्म हुआ है, तो डार्विन से बहुत पहले काम किए। जिस साल ये किताब लिख रहे थे उस साल डार्विन का जन्म हुआ है। तो लेमार्क से जुड़े 4-5 पॉइंट एनसीईआरटी में लिखे हैं, जरा उनको देख लेते हैं। यहाँ लिखा है बिफोर डार्विन, डार्विन से पहले। फ्रेंच नेचुरलिस्ट, नाम है जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क पूरा। इन्होंने कहा कि जो इवोल्यूशन है लाइफ फॉर्म का वो कैसे होता है, यूज एंड डिसयूज ऑफ आर्गन। इन्होंने कहा, एग्जाम्पल दिया कि जिराफ जिन्होंने प्रयास किया कि जो फोरेज लीव है, दूर जाती पत्तियां हैं, उनको पकड़ने का, उनको खाने का, तो धीरे धीरे क्या हुआ, इलांगेशन ऑफ नेक हो गया। ये जो करेक्टर है, एक्वायर्ड करेक्टर है, ये पास हो गया अगली जनरेशन में। धीरे धीरे ओवर द ईयर कम टू योर लॉन्ग नेक, लेकिन नो बॉडी बिलीव दैट दिस थ्योरी। इस थ्योरी पर किसी ज़्यादा लोगों ने वो सपोर्ट नहीं किया। एक जनरल बात दिखा, इवोल्यूशन क्या है, कि प्रोसेस है कि रिजल्ट ऑफ प्रोसेस है। तो कहो कि पता नहीं है कि प्रोसेस है कि रिजल्ट ऑफ प्रोसेस है। ठीक, इसको छोड़ दीजिए, अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि इवोल्यूशन है क्या, प्रोसेस है या रिजल्ट ऑफ प्रोसेस। जब पता नहीं तो बता क्यों रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं केवल। हेडिंग डालिए डार्विनिज्म, डार्विनिज्म। किसने दिया, गिवन बाय चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, जो कि है कौन, तो ये ब्रिटिश नेचुरलिस्ट हैं। इन्होंने एक बुक लिखी है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये इनकी किताब का नाम है।
और बुक कब लिखी थी? 1859 में लिखी थी। इनकी जो थ्योरी है उसको डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन या थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है, और यही मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है। क्वेश्चन पूछा जाए दो की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विनियन थ्योरी, तो अगर दो की कॉन्सेप्ट पूछेंगे तो ब्रांचिंग, डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन है। लेकिन जरा सा चेंज करेगा, इसेंस ऑफ डार्विनियन थ्योरी, तो आंसर बदल जाएगा, तो सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन देंगे। डार्विन ये थ्योरी देने में क्वेश्चन पूछा था किससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, तो थॉमस माल्थस का वर्क है पॉपुलेशन पर। तो जब पॉपुलेशन पर उनका काम था, उनकी जो ऑब्जर्वेशन थे उनका, उनसे काफी ज्यादा डार्विन प्रभावित हो गए। तो डार्विन इन्फ्लुएंस्ड बाय थॉमस माल्थस वर्क ऑन पॉपुलेशन। सुन लीजिए, एक लाइन का कॉन्सेप्ट है, कह रहे हैं कि जो डार्विनियन थ्योरी है वो बहुत सारे ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है, और उन ऑब्जर्वेशन से कुछ फैक्ट समझ में आते हैं। कुछ ऑब्जर्वेशन है और उनके हिसाब से कुछ फैक्ट हैं। जैसे 4 मेन ऑब्जर्वेशन है। पहला ऑब्जर्वेशन है कि दुनिया में खाने पीने की चीजें बहुत सीमित हैं। देयर इज ए लिमिटेड रिसोर्स, अनलिमिटेड रिसोर्स नहीं है। दूसरा जो ऑब्जर्वेशन है कि दुनिया में जो पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन को छोड़ दीजिए, दुनिया में जितने और ऑर्गेनिज्म हैं उनकी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। सीजन में 19-20 कम ज़्यादा हो सकता, किसी सीजन में ज़्यादा तो किसी सीजन में कम। दुनिया के किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं है। किसी को किसी ने रोक नहीं रखा है कि बच्चे कम पैदा करो, ज़्यादा बच्चे होंगे तो क्या खिलाओगे, क्या पहनाओगे, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट किसी और में नहीं है, किसी भी एनिमल या किसी भी प्लांट में नहीं है। फिर भी सबकी पॉपुलेशन कंट्रोल है, और इंसान इतने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करता है, उसकी पॉपुलेशन अनकंट्रोल्ड है, तो कुछ गड़बड़ है। तो कहने का मतलब है कि दुनिया में किसी भी ऑर्गेनिज्म को रोका नहीं गया है कि बच्चे कम पैदा करो या ज़्यादा पैदा करो, फिर भी लोगों की पॉपुलेशन क्यों कंट्रोल है। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है। तीसरा ऑब्जर्वेशन है कि दुनिया में कोई भी 2 ऑर्गेनिज्म एक जैसे नहीं होते हैं, मतलब लोगों में वेरिएशन पाई जाती है।
वेरिएशन दो प्रकार की होती है। एक ही स्पीसीज के लोगों के बीच की जो वेरिएशन, जैसे हम लोग ह्यूमन हैं फिर भी थोड़ा थोड़ा अंतर है, इसे कहते हैं इंट्रा स्पेसिफिक वेरिएशन। लेकिन ह्यूमन का किसी दूसरे एनिमल से भी तो अंतर है, उसे कहते हैं इंटर स्पेसिफिक वेरिएशन। तो लोगों पॉपुलेशन में वेरिएशन होती है, इंटर स्पेसिफिक भी होती है, इंट्रा स्पेसिफिक भी होती है। तीसरा ऑब्जर्वेशन है। और चौथा ऑब्जर्वेशन जो है कि मैक्सिमम पॉपुलेशन होनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में एक दो लोग होंगे फिर दो चार लोग बच्चे पैदा करेंगे, उनका संख्या डबल होनी चाहिए, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होनी चाहिए, लेकिन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है नहीं। तो ये तीन चार ऑब्जर्वेशन है इनकी। अब इनसे फैक्ट जो निकलते वो समझिए क्या है। तो पहला फैक्ट ये निकल रहा है कि यदि दुनिया में रिसोर्स लिमिटेड है और खाने वाले ज़्यादा हैं या इस्तेमाल करने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो फिर कंपटीशन जरूर हो रहा होगा। देयर मस्ट बी कंपटीशन बिटवीन इंडिविजुअल। अब जब कंपटीशन हो रहा होगा तो दो प्रकार का कंपटीशन होगा। एक होता है एक ही स्पीसीज के बीच कंपटीशन, इंसान का इंसान से कंपटीशन, इसे कहते हैं इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। और एक होता है इंसान का दूसरी स्पीसीज से कंपटीशन, उसे कहेंगे इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। तो पॉपुलेशन में दो प्रकार के कंपटीशन चलते हैं। किसी भी हैबिटेट में रह रहे हैं वहाँ दो प्रकार के कंपटीशन चलते हैं। एक तो विदिन स्पीसीज चलता है, जैसे मान लेते कोई जंगल है उसमें बहुत सारे हिरन हैं, तो हिरन का हिरन से भी कंपटीशन है कि कौन हरी घास ज़्यादा खा लेगा, कहाँ ज़्यादा अच्छी हरी घास मिलेगी, जो खा लेगा वो पाएगा, जो नहीं पाएगा, जो नहीं लड़ पाएगा वो पीछे रह जाएगा। तो वहाँ भी कंपटीशन है। लेकिन हिरन का दूसरी स्पीसीज से है, भाई मान लेते वहाँ गाय भैंस भी तो जंगल में रह रही हैं, तो उनको भी तो हरी घास खाना है, तो गाय भैंस से भी लड़ाई करनी है कि हरी घास खाना है। कहने का मतलब है कि विदिन स्पीसीज भी कंपटीशन होता है और एक स्पीसीज का दूसरी स्पीसीज से भी क्या होता है, कंपटीशन होता है। दो प्रकार के कंपटीशन हो गए, एक हो गया इंटर स्पेसिफिक, एक हो गया इंट्रा स्पेसिफिक। तो जो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रोल इंटर स्पेसिफिक का भी है। ठीक, तो डार्विन पहली बात तो ये बता रहे हैं कि देयर मस्ट बी कंपटीशन। क्यों? रिसोर्स क्या है, लिमिटेड है। दूसरा जो मेन ऑब्जर्वेशन है कि पॉपुलेशन भी लिमिटेड है। क्यों? तो डार्विन कह रहे हैं कि जब कभी कंपटीशन होगा तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट होगा, जो बेस्ट होगा, जो फिटेस्ट होगा वो बचेगा, क्योंकि वो नेचुरल रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल करेगा, और जो फिटेस्ट नहीं होगा वो सर्वाइव नहीं करेगा। तो जब सर्वाइव ही नहीं करेंगे बहुत सारे बच्चे, तो पॉपुलेशन क्या रहेगी, कम रहेगी। तो जो पॉपुलेशन मेंटेन है उसके पीछे सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है, वही लोग जीवित बचेंगे जो सबसे बढ़िया होंगे। तो सबसे बढ़िया वाले लोग बहुत ज़्यादा तो होंगे नहीं, इसी नाते पॉपुलेशन ऑलमोस्ट क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जरूर होगा। उसी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट को डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन, बस डार्विन ने एक बात बता दी थी कि नेचुरल सिलेक्शन में जो फिटनेस है वो रिप्रोडक्टिव फिटनेस है, कि ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करे, मैक्सिमम रिप्रोड्यूस करे, ढेर सारी प्रोजनी छोड़ के जाए, और वो भी क्या करें, सर्वाइव करें। यही क्या है, नेचुरल सिलेक्शन। ओवर द जनरेशन, कई जनरेशन के बाद धीरे धीरे क्या होगा, न्यू फॉर्म ऑफ लाइफ इवॉल्व हो जाएगी। तो जनरल जो बातें आपको याद रखनी है, एक तरफ हम ढेर सारे लिख देंगे ऑब्जर्वेशन और दूसरी तरफ हो जाएंगे उसके फैक्ट। कुछ ऑब्जर्वेशन है और कुछ क्या है, फैक्ट। ऑब्जर्वेशन क्या है कि पॉपुलेशन में खाने पानी पीने की चीज़ें या रिसोर्स लिमिटेड है, पॉपुलेशन भी क्या है, लिमिटेड है। सीजनल 19-20 सीजन में कम ज़्यादा हो सकता है। वेरिएशन क्या है, पाई ही जाएंगी, और वेरिएशन इनहेरिट भी करती है। ये तो ऑब्जर्वेशन हो गई। और फिर दो फैक्ट निकल के आए, एक तो क्या है कि कंपटीशन जरूर चल रहा होगा, और दूसरा क्या है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। तो 4-5 ऑब्जर्वेशन और 2 क्या, फैक्ट, लिख लीजिए। डार्विनिज्म based on
some observation which are factual। तो पहले तो ऑब्जर्वेशन लिखेंगे। क्या क्या ऑब्जर्वेशन है? तो पहला ऑब्जर्वेशन है नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। Population of organism are stable and constant। किसको छोड़ के? एक्सेप्ट सीजनल फ्लक्चुएशन, सीजन को छोड़ दीजिए। वेरिएशन प्रेजेंट इन पॉपुलेशन, नो two individual are identical। वेरिएशन दो प्रकार की होती है, इंट्रा स्पेसिफिक वेरिएशन और इंटर स्पेसिफिक वेरिएशन। वेरिएशन आर इनहेरिटेबल। ये सब इनके ऑब्जर्वेशन है। फैक्ट ऑन बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। पहला फैक्ट है देयर मस्ट बी कंपटीशन। काहे के लिए? फॉर नेचुरल रिसोर्सेज। जो भी नेचुरल रिसोर्स हैं उनके लिए क्या होगा? कंपटीशन जरूर होगा, लड़ाई जरूर होगी। कंपटीशन दो प्रकार के होंगे, एक है इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, और दूसरा है
इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, अंतर है दोनों में। ये बिटवीन मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज, और ये बिटवीन मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। तो फिर जब कंपटीशन होगा तो क्या होगा? देयर मस्ट बी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। क्या होगा? तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट में होता यह है कि ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल जिसके पास फिटनेस होगी वो नेचुरल रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन करेगा, रिप्रोड्यूस मैक्सिमम करेगा, ढेर सारी प्रोजनी छोड़ के जाएगा, और वो सब सरवाइव करेंगे। तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का मतलब है फिटेस्ट इंडिविजुअल सरवाइव। क्योंकि जो फिटेस्ट इंडिविजुअल में होगी क्या? हैव फिटनेस टू एडॉप्ट। फिटनेस का मतलब क्या होगा? एबिलिटी होगी टू बेटर यूटिलाइज नेचुरल रिसोर्स, सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस मैक्सिमम, लीव मोर, प्रोजनी। अगर ऐसा होगा तो इसी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट को ही डार्विन क्या कहते हैं? नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। नेचुरल सिलेक्शन में हेरिटेबल वेरिएशन का बड़ा महत्व है, जो कि स्मॉल वेरिएशन, तो छोटी छोटी वेरिएशंस होंगी, उन्हीं की मदद से ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट में पाए जाने वाले रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल करेगा, अपने आप को बचाएगा या जीवित रखेगा, रिप्रोड्यूस मैक्सिमम करेगा, ढेर सारी प्रोजनी छोड़ के जाएगा, वो भी सर्वाइव करेंगे। ये सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट होगा, इसी को नेचुरल सिलेक्शन कहेंगे। हेडिंग डालिए तीसरी, म्यूटेशन थ्योरी। किसने दिया? ह्यूगो डी व्रीज। कब दिया? 1901 में दिया। तो या तो ईयर 1901 कहिए, या ऐसे भी कह सकते हैं कि 20वीं शताब्दी का पहला दशक। फर्स्ट एनसीईआरटी में यही लिखा है
फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी। तो 20वीं शताब्दी का पहला जो दशक है, पहला दशक कहो और चाहे क्या कह दो, 1901। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पर किया था? तो आंसर देंगे इवनिंग प्रिमरोज, या इसका बोटेनिकल नेम ओइनोथेरा लैमार्कियाना। ह्यूगो डिवरीज कहते हैं कि न्यू फॉर्म इवॉल्व बाय म्यूटेशन। एक लाइन का कॉन्सेप्ट है, न्यू लाइफ फॉर्म इवॉल्व बाय म्यूटेशन। लोगों ने कहा क्या बता रहे हो, कुछ स्पष्ट तो बताओ। तो बताए हैं कि अगर अचानक लार्ज डिफरेंसेज हो जाए, लार्ज डिफरेंसेज का मतलब बड़ी वेरिएशन, लार्ज डिफरेंसेज सडनली अपीयर हो जाए, उसी को कहते हैं क्या है, वेरिएशन। कैसे अपीयर होंगी वो एक अलग पार्ट है। इनका कहना है कि अचानक बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा, और इतना बड़ा चेंज आएगा कि अगली ही जनरेशन से हम कहेंगे कि वो नई वैरायटी है। तो म्यूटेशन क्या है? तो कहोगे लार्ज डिफरेंस सडनली अपीयर। अगर बहुत बड़ा अंतर अचानक आ जाए तो उसी को कहते हैं क्या, म्यूटेशन। इनका कहना है कि म्यूटेशन से ही नई लाइफ फॉर्म इवॉल्व होगी। इसका मतलब समझो कि अगर म्यूटेशन से नई लाइफ फॉर्म इवॉल्व होगी तो नई लाइफ फॉर्म सिंगल स्टेप से ही इवॉल्व हो जाएगी। सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन होगा, अचानक एक म्यूटेशन के बाद क्या बनेगी, नई फॉर्म बनेगी। तो इनका कहना है कि स्पेसिएशन स्पेसिएशन का मतलब स्पीसीज बनना, बाई सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। और इस सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन को कहते हैं साल्टेशन। तो स्पेसिएशन बाई साल्टेशन, ये कॉन्सेप्ट किसका है, ह्यूगो डिवरीज का है। कंपेयर में याद रखिएगा। ह्यूगो डिवरीज कहते हैं कि सडन इवोल्यूशन होता है, ग्रेजुअल इवोल्यूशन नहीं होता है, जबकि डार्विन कहते हैं स्लो ग्रेजुअल इवोल्यूशन होता है। तो इनका कहना है फास्ट एंड सडन इवोल्यूशन ऑफ न्यू लाइफ फॉर्म। और इन्हीं का कहना है कि जो म्यूटेशनल वेरिएशन होंगे वो रैंडम और डायरेक्शन लेस होंगी। रैंडम का मतलब है किसी में भी हो जाएंगी, और डायरेक्शन लेस का मतलब पता नहीं क्या चेंज हो जाएगा। जबकि डार्विन ऐसा नहीं कहते हैं,
डार्विन कहते हैं कि छोटी छोटी वेरिएशन होंगी और वो डायरेक्शनल वेरिएशन होंगी, एक निश्चित दिशा होगी, उसी उसी लाइन में धीरे धीरे इवोल्यूशन होगा। तो रैंडम डायरेक्शनलेस एंड लार्ज वेरिएशन। जबकि डार्विन क्या कहते हैं, डार्विन का कहना है स्लो एंड ग्रेजुअल इवोल्यूशन, धीरे धीरे होगा, स्लो होगा और ग्रेजुअल स्टेप वाइज होगा, अचानक कुछ नहीं होने वाला। डार्विनियन वेरिएशन, डार्विन की जो वेरिएशन है वे स्मॉल होंगी एंड डायरेक्शनल होंगी। जिनको डार्विन ने हेरिटेबल वेरिएशन कहा। चलो एनसीईआरटी खोलो। दो लाइनें यहां लिखी हैं। डार्विन की थ्योरी में जो पहली लाइन हम लोगों ने लिखी थी वो ये लिखी थी, ब्रांचिंग, डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन। ब्रांचिंग का मतलब होता है रेडिएशन और डिसेंट का मतलब होता है डेवलपमेंट, अलग अलग तरीके से डेवलप होंगे। एंड नेचुरल सिलेक्शन आर द टू की कॉन्सेप्ट ऑफ द डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। एक क्वेश्चन ये और एक लाइन ये यहाँ लिखी हुई है, इसेंस ऑफ डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इज क्या है, नेचुरल सिलेक्शन। दूसरी बात, तीसरी बात फिर यहां से शुरू किया था कि डार्विन की थ्योरी देने में ये किससे ज्यादा प्रभावित हो गए, तो कहोगे थॉमस माल्थस का जो पॉपुलेशन पर वर्क था, इन्होंने इन्फ्लुएंस कर दिया था डार्विन को। नेचुरल सिलेक्शन किस पर बेस्ड है, तो कहोगे ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है, जो कि कैसे है, फैक्चुअल है, जिन पर फैक्ट निकालेंगे। एग्जाम्पल दिया हुआ है, पहला ऑब्जर्वेशन है नेचुरल रिसोर्स क्या है, लिमिटेड है, पॉपुलेशन क्या है, स्टेबल है, किसको छोड़ के, सीजन को छोड़ दीजिए। मेंबर ऑफ पॉपुलेशन वेरी करते हैं, मतलब वेरिएशन, कोई भी दो इंडिविजुअल एक जैसे नहीं है, भले ही वो बाहर से एक जैसे दिखते हों, और ज़्यादातर वेरिएशन क्या होती है, इनहेरिट। ये सब ऑब्जर्वेशन है। फैक्ट देखो क्या लिखा है, फैक्ट ये थ्योरी कहती है कि पॉपुलेशन का जो साइज है उसको एक्सपोनेंशियली ग्रो करना चाहिए, क्योंकि किसी भी एनिमल को रोका नहीं गया है कि बच्चे आप ज़्यादा ना पैदा करिए। एवरीबडी, सभी लोग मैक्सिमम एबिलिटी से रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, सभी लोगों के पास जितने ज़्यादा बच्चे पैदा करने की क्षमता है उसका पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर पूरा इस्तेमाल कर रहे होते तो रिप्रोडक्शन कैसे, पॉपुलेशन कैसे बढ़ती, एक्सपोनेंशियल बढ़नी चाहिए थी। लेकिन फैक्ट क्या है, कह रहा है आप देखो ग्रोइंग बैक्टीरियल पॉपुलेशन में वहाँ तो 1 से 2 से 4 से 8 16 32 64 बढ़ता है। फैक्ट ये है कि पॉपुलेशन साइज वास्तव में क्या है, लिमिटेड है। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ मस्ट भी क्या चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है। अब जब कंपटीशन चलेगा तो ओनली सम क्या करेंगे, सरवाइव करेंगे और ग्रो करेंगे एट द कास्ट ऑफ अदर, बेचारे बाकी मारी जाएंगे जो फ्लोरिश नहीं कर पाएंगे। नॉवेल्टी एंड ब्रिलियंट इंसाइट ऑफ डार्विन दैट, क्या इन्होंने बताया कि जो वेरिएशंस होती हैं, जो हेरिटेबल होती हैं, यही बनाती हैं कि रिसोर्स का यूटिलाइजेशन क्या करूं, बेटर करो, सब में नहीं कुछ में, और जो कुछ होंगे तो वो अडाप्ट कर जाएंगे उस पर्टिकुलर हैबिटेट को, फिर यही क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे और यही क्या छोड़ के जाएंगे, ढेर सारी प्रोजरी छोड़ के जाएंगे। भाई बाकी लोग जब मर ही जाएंगे तो क्या वो रिप्रोड्यूस करेंगे, तो जो बच्चे होंगे वो उसी टाइप के तो होंगे जो सरवाइव किए थे। ऐसे धीरे धीरे होते होते क्या होगा, हेंस फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम ओवर मेनी जनरेशन, जो सर्वाइवर हैं विल लीव मोर प्रोजनी और देयर वुड बी चेंज इन पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक, और हम कहेंगे क्या हो गया,
न्यू फॉर्म अपीयर हो गई। कह रहे हैं डार्विन का जब लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि कह रहे आप वेरिएशन होती ये तो बताओ वेरिएशन आती कहाँ से है, तो डार्विन के पास इसका कोई जवाब नहीं था। दूसरा, वेरिएशन इनहेरिट होती हैं कैसे, डार्विन के पास इसका भी कोई जवाब नहीं था। और जो जवाब दिए थे वो तो खतरनाक जवाब दे दिए थे, थ्योरी ऑफ पैनजेंसिस दे दिए थे। पैनजेंसिस कहता है कि किसी पर्टिकुलर ह्यूमन की एक एक सेल कंट्रीब्यूट करती है स्पर्म फॉर्मेशन में और उसके अंदर कंप्लीट ह्यूमन होता है जो जाकर के डेवलप हो जाता है। तो वो कॉन्सेप्ट दिया था पैन स्पर्मिया का, वो बिल्कुल फेल हो गया। तो डार्विन थ्योरी में बहुत सारे लूप होल थे लेकिन फिर भी बहुत सारी अच्छी बातें भी थी। तो लिखा व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दिस वेरिएशन एंड हाउ दिस स्पेसिएशन अकर। कह रहा उस समय मेंडल ने चर्चा की थी किसकी, फैक्टर की जो इन्फ्लुएंस करते थे फिनोटाइप, या तो डार्विन ने क्या किया था, इग्नोर कर दिया था मेंडल की बात को, या तो फिर चुपचाप कुछ बोले ही नहीं थे। क्योंकि मेंडल की थ्योरी आई कब थी, 1865 में ही तो आई। और इनकी किताब कब आई, 1859। तो आसी पास का तो मसला है, ऐसा तो है नहीं कि बहुत दूर का मसला है। तो या तो डार्विन जान नहीं पाए, वो उस श्रेणी में शामिल थे जिनको गणित समझ में नहीं आई, और या तो फिर क्या किया, जान गए थे, बोले इसके चक्कर में न पड़ो वरना फिर मामला खराब जाएगा। ठीक है, तो चुपचाप रहे। फिर आए कौन, लेकिन उनके चुप रहने से कुछ बदलेगा नहीं। फर्स्ट डिकेड, पहला दशक किसका, वैज्ञानिक बदल गए, ह्यूगो डिवरीज। इन्होंने काम क्या किया, इवनिंग प्रिमरोज, और आइडिया लाए किसका, म्यूटेशन। ये टिक कर लो। लार्ज डिफरेंस एराइज सडनली, अचानक। इनका मानना है कि म्यूटेशन ही से क्या होता है, इवोल्यूशन होता है। किससे नहीं होता है, किससे नहीं होता है, माइनर वेरिएशन या हेरिटेबल वेरिएशन जो किसने बताई थी, उससे नहीं होता है। म्यूटेशन कैसा होता है, रैंडम और डायरेक्शनलेस। जबकि डार्विन की वेरिएशन कैसी होती है, स्मॉल होती हैं और डायरेक्शनल होती हैं। इवोल्यूशन फॉर डार्विन कैसा है, ग्रेजुअल। जबकि डिवरीज कहते नहीं, म्यूटेशन से ही स्पेसिएशन होगा। अब म्यूटेशन से अगर स्पेसिएशन होगा इसका मतलब सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन से स्पीसीज बनेगी, और इसको कहोगे क्या, साल्टेशन। ठीक है, स्टडीज इन द पॉपुलेशन कह रहा है, इसको बाद में पढ़ोगे। तो क्वेश्चन ये है कि इवोल्यूशन कैसे होगा, अभी तक क्लियर हो नहीं पाया है। डार्विन कुछ और बता रहे हैं, ह्यूगो डिवरीज कुछ और बता रहे हैं। तो बाद में आई है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी कहती है कि वेरिएशन होनी चाहिए, वो वेरिएशन चाहे छोटी हो और चाहे क्या हो, बड़ी हो। छोटी वेरिएशन तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से आएगी, और बड़ी वेरिएशन तो म्यूटेशन। म्यूटेशन अगर नहीं होगा तो दुनिया में रियल में वेरिएशन आएंगे नहीं। तो म्यूटेशन अल्टीमेट सोर्स है वेरिएशन का। एक और नया कॉन्सेप्ट है जो दिया नहीं एनसीईआरटी में, उसको आइसोलेशन कहते हैं। तो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी कहती है कि वेरिएशन चाहिए, नेचुरल सिलेक्शन चाहिए और आइसोलेशन चाहिए। आइसोलेशन एक कॉन्सेप्ट है, आगे पढ़ोगे, हो सकता है बीएससी में सी करो, सिलेक्शन ना हो पाए तो। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, हाँ रिप्रो सुबह कहाँ, अभी तो 9 बज गए, आप सुबह ही चल रही है अभी। तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का एक कॉन्सेप्ट है। तो स्पीसीज इवाल्व होने में आइसोलेशन नाम का एक कॉन्सेप्ट है। और आइसोलेशन कई प्रकार के होते हैं, जिसमें फिजिकल आइसोलेशन होता है, फिजियोलॉजिकल आइसोलेशन होता है, बिहेवियरल आइसोलेशन होता है, जियोग्राफिकल आइसोलेशन होता है, और असली होता है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी का है। तो 2 लाइनें लिख लीजिए, एनसीईआरटी में दी नहीं है, तो लिख लीजिए मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। मॉडर्न मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस,
इवोल्यूशन बाय वेरिएशन एंड आइसोलेशन। वेरिएशन एंड आइसोलेशन, और आइसोलेशन के ब्रैकेट में दीजिए रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पहले से लिखिए। वेरिएशन नेसेसरी फॉर इवोल्यूशन, पहले से लिखिए वेरिएशन नेसेसरी फॉर इवोल्यूशन। वेरिएशन जरूरी है, उससे मतलब नहीं कि वो डार्विन वाली है कि ह्यूगो डिवरीज वाली है। वेरिएशन नेसेसरी फॉर इवोल्यूशन, दैट इज बोथ स्मॉल एंड लार्ज वेरिएशन, दोनों चाहिए। दैट इज बोथ स्मॉल एंड लार्ज वेरिएशन। स्मॉल वेरिएशन का मतलब डार्विन वाली वेरिएशन, और लार्ज मतलब ह्यूगो डिवरीज वाली। ठीक है, तो मॉडर्न सिंथेटिक कहती है कि हमको वेरिएशन चाहिए, वो चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। चलिए हेडिंग डालिए, हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल। हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल। हार्डी वीनबर्ग, एक हार्डी अलग है, वीनबर्ग अलग है, और प्रिंसिपल अलग है, स्कूल के प्रिंसिपल नहीं है। ये वास्तव में एक सिद्धांत है, पॉपुलेशन की जेनेटिक्स पर काम किया गया कॉन्सेप्ट है। हार्डी वीनबर्ग का सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी पॉपुलेशन में किसी भी अलील या किसी भी जीन के अकरेंस, उसके अकरेंस का मतलब उसके एक्सप्रेस होने की, किसी भी अलील या किसी भी जीन के अकरेंस या एक्सप्रेस होने की जो संभावना है, संभावना को पॉसिबिलिटी कहेंगे या फ्रीक्वेंसी कहेंगे, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी पॉपुलेशन में कोई जीन एक्सप्रेस करेगा कि नहीं करेगा, या एक्सप्रेस करेगा तो कितना एक्सप्रेस करेगा, इसकी संभावना को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक ही लाइन है, हम लोगों के पास ये योग्यता है कि हम किसी भी अलील या जीन या फ्रीक्वेंसी को हम लोग एस्टिमेट या कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कैसे कैलकुलेट करोगे और कैलकुलेट करने के बाद उसका मतलब क्या निकालोगे, वो एक अलग पार्ट है। तो पहले हम कैलकुलेशन वाली बात समझ लेते हैं। तो कुछ हम लिख रहे हैं, पहले उसको लिख डालिए, कैलकुलेट करवा लेते हैं, फिर उसका मतलब क्या निकलेगा अभी आगे बताएंगे। कुछ लिखे पहले। हार्डी वीनबर्ग कहते हैं कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ अलील या जीन इन एनी पॉपुलेशन। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का जो स्टैंडर्ड है कि स्पेसिफिक नंबर ऊपर रखोगे, टोटल नंबर नीचे रखोगे, और जो आएगा वो फ्रीक्वेंसी होगा, भी हम कैलकुलेट करके दिखाएंगे। लेकिन कौन सा नंबर ऊपर रखोगे, कौन सा नंबर नीचे रखोगे, उसके लिए हमने एक एग्जाम्पल दिया है कि मान लेते हैं कि कोई एक पॉपुलेशन है जिसमें 100 इंडिविजुअल हैं, और संयोग से उसमें से 40 लोग कैपिटल ए के हैं, 50 लोग कैपिटल ए स्मॉल ए के हैं, और 10 लोग स्मॉल ए के हैं। जो 40 लोग कैपिटल ए के हैं मतलब वो लोग होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल हैं। जो 50 लोग कैपिटल ए स्मॉल ए के हैं वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल हैं, और जो 10 लोग स्मॉल ए के हैं वो होमोजाइगस रेसेसिव इंडिविजुअल है। ये मान लेते कोई पॉपुलेशन है, तो किसी एक इंडिविजुअल में 2 अलील होते हैं, क्योंकि हम लोग डिप्लॉयड हैं। तो अगर 100 इंडिविजुअल हैं तो एक इंडिविजुअल में 2 अलील हैं, तो 100 इंडिविजुअल में कितने हो जाएंगे, 200 अलील हो जाएंगे। अब जब 200 अलील होंगे तो अलील तो दुनिया में 2 ही हैं, एक होता है डोमिनेंट अलील, एक होता है रेसिव अलील। तो कितने डोमिनेंट अलील हैं, कितने रेसिव अलील, वो निकाला कैसे वो देख लीजिए।
देखिए 40 लोग वो हैं जिनके पास कैपिटल ए 2 बार है, तो कुल कैपिटल ए यहाँ कितने हो गए भाई? 140 ये वाला कैपिटल ए, 140 ये वाला कैपिटल ए, तो कुल 80 यहाँ हो गए। और 50 लोग हैं जिनके पास एक कैपिटल ए है, तो कुल कितने हो गए? तो भाई 40 + 50 जोड़ो तो कितना आया? 130 आया। अच्छा स्मॉल ए कुल कितने हैं? तो 10 लोग हैं जिनके पास 2 स्मॉल ए हैं, तो 20 यही हो गए, और 50 ये हो गए जिनके पास एक है, तो 50 और 20 70। तो ये लिखना आपको आना चाहिए कि टोटल पॉपुलेशन जो भी होगी उसकी संख्या आप डबल कर लीजिएगा। अगर ये नंबर आपके पास है तो आप ये नंबर निकाल सकते हो। तो डोमिनेंट अलील की संख्या कितनी निकली? 130 निकली। और रेसेसिव अलील की संख्या कितनी निकली? 70 निकली। अब हम फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ कुल 5 फ्रीक्वेंसी निकाले जाएंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव अलील, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल, फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल, और फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रेसेसिव इंडिविजुअल निकाल के देखते हैं। तो अगर हम पहली लाइन लिखें, अभी लिखिएगा नहीं, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील, और डोमिनेंट अलील है कौन? तो डोमिनेंट अलील तो कैपिटल ए है। डोमिनेंट अलील की फ्रीक्वेंसी को पी से डिनोट किया जाता है। डोमिनेंट अलील की फ्रीक्वेंसी को पी से डिनोट किया जाता है। अभी मैंने पीछे फार्मूला बताया है कि यदि किसी की फ्रीक्वेंसी निकालना है तो उसका नंबर ऊपर और टोटल नंबर नीचे। तो कैपिटल ए है कितने? 130, और टोटल अलील कितने हैं? 200। तो ऊपर क्या लिखोगे? ऊपर लिखोगे 130 और नीचे लिखोगे 200। आंसर 0.65 आया। अच्छा दूसरा निकाल लेते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव अलील, और रेसेसिव अलील है कौन सा? स्मॉल ए है। और रेसेसिव अलील की फ्रीक्वेंसी को कहते क्या है? क्यों कहते हैं बताओ? तो रेसेसिव अलील का नंबर ऊपर लिखोगे, टोटल अलील का नंबर नीचे। कितने हैं रेसेसिव अलील? तो रेसेसिव अलील की संख्या है 70, टोटल नीचे लिखोगे 200, कितना आएगा? तो 0.35। ये क्या है? ये है P, और ये क्या है? ये है Q। अच्छा तीसरी फ्रीक्वेंसी बता दो। फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल। होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल तो ये होता है, ध्यान से सुनिएगा, एक ए की फ्रीक्वेंसी क्या है? P, तो दूसरे ए की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? P। तो इसका मतलब ये होगा क्या? ये P गुणे P होगा, और अगर P गुणे P होगा तो क्या बन जाएगा? P²। अब बताओ होमोजाइगस डोमिनेंट है कितने? होमोजाइगस डोमिनेंट है 40। अब नीचे क्या लिखोगे? नीचे 100 लिखोगे कि 200? भाई जब इंडिविजुअल लोगे तो नीचे इंडिविजुअल लिखोगे, और जब अलील लोगे तो नीचे अलील। यहाँ 130 लिया था तो नीचे क्या लिखा था? 200। क्यों भाई? यहाँ अलील की संख्या लिए थे तो नीचे टोटल अलील रखेंगे। अब अगर ऊपर हम इंडिविजुअल की संख्या लिखेंगे तो नीचे टोटल इंडिविजुअल की संख्या लिखेंगे। तो लिखते हैं, ऊपर कितने लिख दें? कितने हैं? होमोजाइगस डोमिनेंट है 40 इंडिविजुअल, कितने में से? 100 में से। तो कितना आएगा? 0.4। फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल। अब हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होता क्या है? तो कैपिटल ए स्मॉल ए होता है। कैपिटल ए की जगह क्या लिखोगे? P, और स्मॉल ए की जगह क्या लिखोगे? P। क्या लिखोगे? Q। तो बनेगा क्या? तो बनेगा PQ। लेकिन हेट्रोजाइगस 2 होते हैं ना, इधर देखो, कैपिटल T, कैपिटल T, कैपिटल T, स्मॉल t,
कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये एक बार होता है, एक बार होते हैं, और ये दो बार होते हैं। इसी नाते ये पी क्यू ना लिख करके क्या लिखा जाता है, 2pq लिखा जाता है। तो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल ये दो लोग होंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2pq होगा। अब बताओ 2pq में हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल हैं कितने कितने हैं, 50। कितने में से, 100 में से। तो ऊपर लिखोगे 50, नीचे लिखोगे 100, आंसर आएगा 0.5। फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रेसेसिव इंडिविजुअल। अब होमोजाइगस रेसेसिव होता क्या है, ए ही तो होता है। अब ए का मतलब एक ए की जगह क्यू और दूसरे ए की जगह क्यू, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर। अब बताओ हेट्रोजाइगस होमोजाइगस रेसिड्यू हैं कितने, तो होमोजाइगस रेसिड्यू हैं 10, नीचे टोटल कितने हैं 100, आंसर कितना आएगा 0.1। तो फ्रीक्वेंसी निकालना बहुत आसान है क्या, अगर ऊपर अलील की संख्या लिखो तो नीचे अलील की संख्या लिखो, ऊपर इंडिविजुअल की संख्या लिखो तो नीचे इंडिविजुअल की संख्या लिखो। कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें इंडिविजुअल टोटल संख्या जरूर दी होगी। अगर टोटल संख्या दी है, कैपिटल ए वालों की दी है, कैपिटल ए वालों की दी है, तो आप कैपिटल ए के साथ स्मॉल ए निकाल सकते हो। कोई भी संख्या आप कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे भी आपको दिखाएंगे। उन सारे फार्मूले का इस्तेमाल करके आप 5 फ्रीक्वेंसी निकाल के रख लेते हो, एक डोमिनेंट अलील की, एक रेसेसिव अलील की, एक होमोजाइगस डोमिनेंट की, एक हेट्रोजाइगस डोमिनेंट की और एक होमोजाइगस रेसेसिव। ये याद रखिएगा किसकी फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। होमोजाइगस डोमिनेंट को पी स्क्वायर, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट को 2pq और होमोजाइगस रेसेसिव को q स्क्वायर। डोमिनेंट अलील और रेसेसिव अलील के भी आप अलग से याद रखेंगे। अब यहां से नियम शुरू होता है इतना लिख लो पहले। अब यहां से कॉन्सेप्ट इनका स्टार्ट होता है। हार्डी वीनबर्ग कहते हैं कि किसी भी पॉपुलेशन में किसी भी अलील या जीन के अकरेंस की फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। कर लिया, कैलकुलेट करके करोगे क्या, तो इसके बाद इन्होंने क्या कहा कि कहा है कि जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो देखेंगे ये कि जो सम टोटल ऑफ अलील फ्रीक्वेंसी है वो 1 होता है। अगर आप फ्रीक्वेंसी जोड़ोगे तो आंसर 1 आएगा। जोड़ लेते हैं, देखो ये है P, ये है Q, तो इनका कहना है कि P प्लस Q जोड़ोगे तो क्या आएगा 1 आएगा। देखो 1 आ रहा है, तो यहां लिखोगे कितना 0.65 प्लस 0.35, तो आंसर क्या आ जाएगा 1.0 आ गया। तो पहली बात तो सही हो गई। दूसरा देख लेते हैं, इन्होंने कहा ये है पी स्क्वायर, ये है 2pq, ये है q स्क्वायर, फिर फ्रीक्वेंसी जोड़ के 1 आनी चाहिए। तो इनका कहना है कि पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q इक्वल टू क्या होना चाहिए 1। रख के देख लीजिए, यहाँ वैल्यू कितनी रखोगे 0.4, यहाँ 0.5, यहाँ 0.1, तो आंसर फिर से क्या आ जाएगा। तो हार्डी वीनबर्ग कहते हैं कि द सम टोटल ऑफ ऑल अलील फ्रीक्वेंसीज आर इक्वल टू 1, मतलब p प्लस क्यू इक्वल टू भी 1 है और p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इक्वल टू भी क्या है 1 है। और ये वास्तव में बाइनोमियल एक्सप्रेशन है क्या, p प्लस q का होल स्क्वायर। इतना और लिखो बाकी था, यहाँ लिख लो पहले, यहाँ इसको क्या कह रहे हैं, द सम टोटल ऑफ ऑल अलील फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1, मतलब p प्लस क्यू इक्वल टू भी 1 होगा और p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इक्वल टू भी 1 ही होगा। 1 आया है, अगर अब 1 आ गया तो आपके आंसर सही है, और अगर 1 नहीं आया तो फिर कैलकुलेशन गलत है। लिखें तो लिख लीजिए,
अकॉर्डिंग टू हार्डी वीनबर्ग, क्या द सम टोटल ऑफ allele frequency इक्वल टू क्या 1। इसका मतलब है कि या तो कहो P प्लस क्यू इक्वल टू 1, ये भी सही है। P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर, ये भी क्या है 1 है। इसका मतलब ये वास्तव में बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। किसका? P प्लस क्यू का होल स्क्वायर। इसी को कहते हैं हार्डी वीनबर्ग इक्वेशन। इन ए पॉपुलेशन ऑफ 1000 इंडिविजुअल, डाटा दिया है कि 1000 में कौन कितना है, तो 360 लोग हैं कैपिटल ए वाले, 480 लोग हैं कैपिटल ए स्मॉल ए वाले, और 160 लोग हैं क्या स्मॉल ए वाले। कह रहा बताओ फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील कैपिटल ए इन दिस पॉपुलेशन। तो देखो ध्यान से, अभी मैंने बताया कि कितने लोग हैं 1000, तो अगर 1000 इंडिविजुअल होंगे तो कितने अलील होंगे 2000 अलील होंगे, और 2000 अलील जो होंगे उसमें कुछ कैपिटल ए होंगे और कुछ स्मॉल ए होंगे। बस कैपिटल ए का नंबर बता दो। तो देखो 360 लोग हैं जिनके पास 2 कैपिटल ए हैं, तो कैपिटल ए की संख्या कैसे निकालोगे? 360 को 2 बार लिखो दे, ठीक है। और 480 लोग हैं जिनके पास 1 कैपिटल ए है, तो प्लस 480 जोड़ो, कितने आए? तो ये 1200 आ गए। कितने कैपिटल ए? अच्छा स्मॉल ए कितने हैं? तो 480 लोग हैं जिनके पास 1 स्मॉल ए है, तो 480 लिख दिया। और 2 स्मॉल ए वाले कितने लोग हैं? 160, तो 160 को कितनी बार लिखोगे? तो कितने आ जाएंगे? 800। अब पूछा क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील। फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील कैपिटल ए को कहते क्या है? पी कहते हैं। क्या कहते हैं? पी। निकालना है, क्या करोगे? हमने बताया जिसकी फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हो उसका नंबर ऊपर, तो कैपिटल ए का नंबर कितना है? कैपिटल ए का नंबर 1200। नीचे कितना लिखे? 1000 की 2000? भाई अलील ऊपर लिखे तो नीचे अलील रखोगे, कितना आ जाएगा? 0.6। तो अगर क्वेश्चन पूछता फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसिव अलील स्मॉल ए, तब तो इसको क्यों लिखते? और टोटल स्मॉल ए हैं कितने? टोटल स्मॉल ए हैं 800, नहीं है? और टोटल अलील कितने हैं? 2000। फिर आंसर कितना आ जाएगा? 0.4। अभी मैंने बताया जोड़ के कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए, आ गया। तो कैपिटल ए का पूछा, आंसर कितना आया? तो कैपिटल ए का ये आंसर आया। अभी स्मॉल ए का पूछता तो फिर ये आंसर आ जाता।
In a population, 36% individuals suffer from albinism. How many percentage of population are heterozygous for albinism? देखो 36% का मतलब क्या होता है? 36 का मतलब होता है 36 इंडिविजुअल इन 100। ये तो यही मतलब होता है ना। 36% का मतलब 100 में से 36 इंडिविजुअल होमोजाइगस वो एल्बिनिज्म से है, और एल्बिनिज्म होती है स्मॉल ए में। तो कंफर्म हो गया 100 में से 36 लोग ये हैं। देखो अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालें होमोजाइगस रेसेसिव, तो इसको कहते हैं क्यू स्क्वायर इक्वल टू इसका नंबर ऊपर कितने नंबर है 36, और टोटल कितने लिए भाई 100 में से ही तो है। तो अगर क्यू स्क्वायर टू ये है तो क्यू इक्वल टू अंडर रूट, तो आंसर क्या आ जाएगा 6/10। आंसर आ गया क्यू का कितना 0.6। अगर क्यू निकल आया है तो पी प्लस क्यू इक्वल टू 1 होता है, तो P इक्वल टू 1 माइनस क्यू हो जाएगा। 1 माइनस कितना आया 0.6, कितना आया 0.4। अब देखो P भी पता चल गया, Q भी पता चल गया। अब जो पूछा हुआ बता लो, हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन आर हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस होती है 2PQ, तो रखो वैल्यू 2 रखा। P कितना है, P कितना है 0.4, और Q कितना है 0.6, कितना आया तो कितना आ जाएगा 0.48। अब परसेंटेज में अगर पूछेगा तो 0.48 को 100 से गुणा कर दोगे, क्या आ जाएगा 48। देखो अब रियल में हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल है क्या? तो हार्डी वीनबर्ग पहली बात तो ये कहते हैं कि किसी भी पॉपुलेशन में किसी भी अलील या जीन की फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं, कर लिया। दूसरी बात बताया कि सम टोटल ऑफ अलील फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1, वो भी देख लिया। P प्लस क्यू इक्वल टू 1, P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1, ये भी देख लिया। अब इसके बाद क्या बताया वो समझिए। तो हार्डी वीनबर्ग कहते हैं कि किसी भी पॉपुलेशन में किसी भी अलील या जीन की फ्रीक्वेंसी आज कैलकुलेट कर लो, 100 साल बाद कैलकुलेट कर लो, 1000 साल बाद कैलकुलेट कर लो, वो कांस्टेंट रहती है। किसी भी पॉपुलेशन में अलील फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट या स्टेबल, मतलब जीन पूल स्टेबल रहता है, मतलब पॉपुलेशन जेनेटिक इक्विलिब्रियम में है। इसी जेनेटिक इक्विलिब्रियम को हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम कहते हैं। फिर से सुनते हैं। किसी भी पॉपुलेशन में जीन फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लीजिए, आज कैलकुलेट कर लीजिए, कुछ दिन बाद कैलकुलेट कर लीजिए, फिर कुछ दिन बाद कैलकुलेट कर लीजिए, जो आंसर आ जाएगा वही बाद में आएगा। ऐसी स्थिति का मतलब है कि पॉपुलेशन का जो जीन पूल है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, मतलब वो कांस्टेंट और स्टेबल है, मतलब पॉपुलेशन जेनेटिक इक्विलिब्रियम में है। इसी को कहते हैं हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम। बस शर्तें लगा दी हैं। क्या? पहली शर्त है कि पॉपुलेशन बड़ी होनी चाहिए, लार्ज पॉपुलेशन होनी चाहिए। दूसरी शर्त लगा दी है कि वो रैंडम मेटिंग होनी चाहिए। रैंडम मेटिंग का मतलब चुन के, सेलेक्टिव मेटिंग ना हो
कि इनकी शादी इनसे होगी, ये सेलेक्टिव मेटिंग है। किसी की मेटिंग किसी से हो जाए, इसको रैंडम मेटिंग कहते हैं। लार्ज पॉपुलेशन होनी चाहिए, रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन होनी चाहिए। तीसरी शर्त है उसमें म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, उसमें म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, उसमें माइग्रेशन नहीं होना चाहिए। अगर ये शर्तें हैं, पॉपुलेशन ना तो वहाँ से जा रही है, ना तो उसमें म्यूटेशन हो रहा है, ना ही उसमें छोटी पॉपुलेशन हो रही है, ना ही उसमें सेलेक्टिव मेटिंग हो रही है, मतलब कैसी मेटिंग होनी चाहिए, रैंडम। तो कुछ शर्तें लगाई हैं और ये शर्तें पूरी होनी नहीं है। फिर से सुन लेते हैं। पॉपुलेशन की जीन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी यदि, यदि क्या है, पॉपुलेशन लार्ज होगी, पॉपुलेशन रैंडम मेटिंग होगी, मतलब पॉपुलेशन में क्या नहीं होगा, सेलेक्टिव मेटिंग नहीं होगी चुन चुन की, जैसे ह्यूमन में सेलेक्टिव मेटिंग है, ठीक है। पॉपुलेशन में क्या नहीं होगा, म्यूटेशन नहीं होगा, पॉपुलेशन में क्या नहीं होगा, माइग्रेशन नहीं होगा, तो जीन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ, म्यूटेशन हो गया, माइग्रेशन हो गया, स्मॉल पॉपुलेशन हो गई या सेलेक्टिव मेटिंग हो गई, तो क्या होगा, तो जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, हार्डी वीनबर्ग जो आखिरी बात बोल रहे हैं कि यदि किसी पॉपुलेशन की जीन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, स्टेबल बनी रहेगी, तो उस पॉपुलेशन का कभी इवोल्यूशन नहीं होगा। पलट देते हैं, यदि किसी पॉपुलेशन की जीन फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, तो फिर पॉपुलेशन में क्या होगा, इवोल्यूशन होगा। तो लोगों ने पूछा कितना बड़ा इवोल्यूशन होगा, या तो कहा जितना बड़ा चेंज होगा, बड़ा चेंज होगा तो ज़्यादा चेंज आ जाएगा पॉपुलेशन में, और कम चेंज होगा तो कम चेंज आ जाएगा। तो 5 बातें इन्होंने समझाई हैं, सुन लेते हैं फिर लिख लेंगे। किसी भी पॉपुलेशन में जीन फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। सम टोटल ऑफ अलील फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 होती है। पॉपुलेशन की फ्रीक्वेंसी रिमेन स्टेबल एंड कांस्टेंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन। पॉपुलेशन का जीन पूल कांस्टेंट रहेगा यदि क्या, लार्ज पॉपुलेशन, रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन, लैक ऑफ माइग्रेशन एंड लैक ऑफ म्यूटेशन, लैक ऑफ सेलेक्टिव मेटिंग। पलट देते हैं, यदि पॉपुलेशन की जीन फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की जाए और उसमें चेंज मिले, तो वो चेंज बताता है कि इसमें इवोल्यूशन होगा। अब इसका मतलब है कि यदि आप जेनेटिक इक्विलिब्रियम बनाए रखोगे तो इवोल्यूशन नहीं होगा, और अगर जेनेटिक इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करोगे तो इवोल्यूशन होगा। कैसे डिस्टर्ब करोगे, तो डिस्टर्ब करने के वही तरीके बताए हैं। क्या, एक तो रैंडम मेटिंग की जगह क्या कर दो, सेलेक्टिव मेटिंग कर दो, म्यूटेशन कर दो, माइग्रेशन कर दो, जेनेटिक फ्रीक्वेंसी चेंज करने के लिए जेनेटिक ड्रिफ्ट कर दो, या नेचुरल सिलेक्शन कर दो। ये सब लोग क्या करेंगे, जीन फ्रीक्वेंसी चेंज, और अगर जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई तो क्या हो जाएगा, इवोल्यूशन हो जाएगा। फास्ट होगा कि स्लो होगा, वो डिपेंड करेगा चेंज कितना आया है। अगर बहुत कम चेंज है तो इवोल्यूशन बहुत स्लो होगा, और अगर बहुत ज़्यादा चेंज आया तो बहुत क्या होगा, फास्ट हो। क्लियर, लिखो। अकॉर्डिंग टू, यहां से कॉन्सेप्ट शुरू है। हार्डी वीनबर्ग, क्या, इन ए गिवन पॉपुलेशन क्या होगा, द अलील फ्रीक्वेंसी remain constant and stable, that is gene pool of population are constant
that is population in genetic equilibrium या हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम। जेनेटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन, कौन कौन से फैक्टर हैं जो जेनेटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन करेंगे? तो पहली शर्त है लार्ज पॉपुलेशन, दूसरी शर्त है रैंडम, मेटिंग पॉपुलेशन, तीसरी शर्त है लैक, क्या होना चाहिए? लैक ऑफ सेलेक्टिव मेटिंग नहीं होनी चाहिए, रैंडम मेटिंग होनी चाहिए। चौथी शर्त है लैक ऑफ माइग्रेशन, पॉपुलेशन छोड़ के ना कोई जाए और ना पॉपुलेशन में कोई शामिल हो। पांचवी शर्त है लैक ऑफ म्यूटेशन। तो जेनेटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की इतनी शर्त है। यदि जेनेटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन रही, पॉपुलेशन का जीन पूल कांस्टेंट रहा, तो पॉपुलेशन में इवोल्यूशन नहीं होगा, तो पलट देते हैं। अगर इवोल्यूशन चाहते हो तो जेनेटिक इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना पड़ेगा या हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना पड़ेगा, मतलब जीन फ्रीक्वेंसी चेंज करनी पड़ेगी। और जीन फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे 5 तरीके से। कौन कौन से? तो जीन माइग्रेशन होगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट होगा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा, म्यूटेशन होगा और नेचुरल सिलेक्शन। लिखिए, आगे बढ़ें। ये याद रखिएगा, 2 बार आ चुका सवाल, ये 3 बार अभी दिखाएंगे सवाल आप। जेनेटिक इक्विलिब्रियम को बनाएगा कौन और डिस्टर्ब करेगा कौन? ये दोनों क्वेश्चन खूब पूछे जा रहे हैं। इफ पॉपुलेशन इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम क्या होगा? नो इवोल्यूशन। जेनेटिक इक्विलिब्रियम का मतलब है नो चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी। अगर जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं हो रहा है, जेनेटिक इक्विलिब्रियम बना हुआ है, तो कभी इवोल्यूशन नहीं होगा, तो पलट देते हैं। इफ जीन फ्रीक्वेंसी चेंज इन पॉपुलेशन, मतलब जेनेटिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब। जेनेटिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कहो या हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कहो। और अगर डिस्टर्ब हो गया
तो क्या होगा? इवोल्यूशन अकर। तो काम का सवाल ये है, जेनेटिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब बाई, चाहे कहो जेनेटिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब बाई और चाहे कहो जीन फ्रीक्वेंसी चेंज बाई, बात तो एक ही है। या तो इसमें कई लोग हैं। पहला नाम है जीन माइग्रेशन, या इसी का दूसरा नाम जीन फ्लो। दूसरा क्या है? जेनेटिक ड्रिफ्ट। तीसरा क्या है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। चौथा क्या है? और पांचवा क्या है? अगर ये ना मिले तो कैंसर क्या मिलेगा? तो आंसर मिल जाएगा सेलेक्टिव मेटिंग। अगर सेलेक्टिव मेटिंग करोगे तो भी तो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो छठा जो आंसर मिलेगा वो सेलेक्टिव मेटिंग होगा। पहली हेडिंग, जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो। देख लीजिए जरा इधर। मान लेते हैं कि ये कोई पॉपुलेशन है और किसी कारणवश सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन माइग्रेट कर गया। कुछ लोग यहां से निकल गए और चले गए कहां? दूसरी पॉपुलेशन, यहां जुड़ गए। तो देखो होगा क्या कि जब लोग यहां से जाएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि अपना जीन यहीं छोड़ जाएंगे, अकेले चले जाएंगे, जीन भी तो लेके जाएंगे। तो उतने जीन का इस पॉपुलेशन में क्या होगा? लॉस हो जाएगा। और जब यहां पहुंच जाएंगे तो वहां क्या हो जाएगा? गेन हो जाएगा। तो यहां जीन लॉस होगा, यहां जीन गेन होगा। यहां टोटल जीन में भी तो अंतर आएगा। और फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने में स्पेसिफिक नंबर ऊपर लिखते थे, टोटल नंबर नीचे लिखते थे। तो ऊपर का नंबर भी बदलेगा, नीचे का नंबर बदलेगा। तो रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट होगा इस पॉपुलेशन की जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। यहाँ जुड़ जाएंगे ना, और जब वहां जुड़ जाएंगे तो वहां भी तो स्पेसिफिक नंबर बदलेगा, ऊपर वाला भी, और टोटल नंबर बदलेगा। तो यहाँ भी क्या होगा? जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा। तो इस पॉपुलेशन में हमको क्या देखने को मिलेगा? कहोगे जीन क्या हो जाएंगे? लॉस। और यहां क्या होगा? जीन एडेड। तो रिजल्ट क्या होगा? यहां भी जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी और यहां भी जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। तो जीन माइग्रेशन क्या है? तो जब सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन माइग्रेट फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अदर पॉपुलेशन, तो ओल्ड पॉपुलेशन में जीन लॉस होगा, न्यू पॉपुलेशन में जीन ऐड होगा और जीन फ्रीक्वेंसी चेंज होगी दोनों पॉपुलेशन। एक बात, अगर ये घटना मल्टीपल टाइम हो, कई बार माइग्रेशन हो,
तो अगर कई बार माइग्रेशन होगा तो उसको माइग्रेशन ना कह के क्या कहेंगे, जीन फ्लो कहेंगे। कब माइग्रेशन करती है, तो जब कभी जैसे कोई अकाल पड़ जाता है, कोई ऐसी महामारी आ जाती है तो पॉपुलेशन माइग्रेट करती है, या कोई राजनीतिक उथल पुथल होता है, जैसे देश का बंटवारा हुआ तो बहुत सारी पॉपुलेशन माइग्रेट की, तो पॉपुलेशन तब माइग्रेट करती है। तो जहाँ जाती है वहाँ भी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, और जहाँ से जाती है वहाँ भी चेंज होती है। लिख लीजिए 2 लाइनें, ये लिख लीजिए जैसे लिखा है। सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन migrate from one population to other population। तो क्या होगा, जीन फ्रीक्वेंसी चेंज इन बोथ पॉपुलेशन, और फ्रीक्वेंसी चेंज करना चाह रहे हैं मल्टीपल टाइम माइग्रेशन। अगर मल्टीपल टाइम हो तो माइग्रेशन को माइग्रेशन ना कह के क्या कहो, जीन फ्लो कहो। अगला है जेनेटिक ड्रिफ्ट। लिखे, वाह भाई, ना बजाओ। जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम सेवल राइट है। भाई इसी नाते जेनेटिक ड्रिफ्ट को राइट इफेक्ट भी कहते हैं। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट कहो चाहे राइट इफेक्ट कहो, इनका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए क्या है। जब किसी भी पॉपुलेशन में अचानक रातों रात फ्रीक्वेंसी बदल जाए, तो अचानक रातों रात तो लोग भाग नहीं जाएंगे कि आज देश की आबादी 10 लाख थी, कल 5 लाख बची, भाग तो जाएंगे नहीं 5 लोग रातों रात। तो अचानक फ्रीक्वेंसी कैसे बदलेगी, तो एक ही तरीका है कि मान लेते हैं कि वो कोई देश है जो समंदर के किनारे है, और आ गई सुनामी, इतने लोगों को निपटा दिया, ठीक है। नहीं, टाइटैनिक के जहाज के डूबने से नहीं होगा, एक जहाज के डूबने से होने वाली नहीं फ्रीक्वेंसी चेंज। अब जानिए, अब आएगी, अगर सुनामी आई तो तटीय क्षेत्रों में बहुत बड़ी तबाही करेगी और बहुत लोग मारे जाएंगे। तो अचानक क्या हो जाए, कोई प्राकृतिक घटना हो जाए, जैसे भूकंप आ जाए, जैसे ज्वालामुखी फट जाए, जैसे सुनामी आ जाए, एटम बम नहीं, एटम बम नेचुरल नहीं है, कोई ऐसी घटना हो जाए जो प्राकृतिक रूप से होती हो। प्राकृतिक रूप से होने वाली घटना से होगा क्या, अब इतना बड़ा एरिया था मान लेते हैं, और उस एरिया में मान लेते हैं कि 1000 लोग रहते थे, और सुनामी में 300 लोग मर गए, हो सकता है। तो जरा कितने लोग मर गए, तो अब बहुत बड़ी संख्या हो गई है, 1000 में 300 तो बहुत बड़ी संख्या लिख दिया। अब टोटल संख्या जो ऊपर लिखते थे वो भी चेंज होगी, और जो नीचे लिखते थे वो भी चेंज हो जाएगी, तो फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज हो जाएगी। तो ये रातों रात चेंज हो गई। तो जब कभी किसी पॉपुलेशन में जीन फ्रीक्वेंसी अचानक बदल जाए, क्यों, ड्यू टू एनी नेचुरल इंसिडेंस, चाहे वो सुनामी आ जाए, चाहे वो ज्वालामुखी फट जाए, चाहे वो भूकंप आ जाए, तो इसी को कहते क्या है, जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। बस एक शर्त इसमें लगा दी गई है, मान लेते पूरी दुनिया की पॉपुलेशन 6 अरब है, ठीक है, और उसमें से 300 लोग मर गए, कुछ फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर पूरी दुनिया की पॉपुलेशन पर नजर डालोगे इन 300 लोगों का, तो कहोगे कुछ नहीं हुआ, इतने तो यहाँ ऐसे रोज मरते रहते हैं, सुनामी आने की क्या जरूरत है।
लेकिन अगर किसी देश की पॉपुलेशन 1000 है, उसमें से 300 मर गए, तो उस देश की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? चेंज। तो कहने का मतलब है जेनेटिक ड्रिफ्ट का जो सिद्धांत है वो केवल छोटी पॉपुलेशन पर लागू है, बड़ी पॉपुलेशन पर लागू नहीं है। इसको एक्सपेरिमेंट के द्वारा सिद्ध किया गया। तो क्या सुनामी लाए होंगे, 300 को मारे होंगे? ऐसा नहीं है। ऐसे कहे हैं कि एक बोतल ले लेते हैं, उसमें रंगीन कांच की गोलियां भर लेते हैं, यहां तक ठीक है। और इस बोतल को एक बार ऐसे करके ऐसे कर दीजिए, ध्यान सुनिएगा। अंदर मान लेते हैं कि 3 कलर की गोलियां, दुनिया में 3 पॉपुलेशन होती है, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, मिक्स करके सबको ऐसे रख लिया। एक बार बोतल ऐसे किया, ऐसे किया, तो ढक्कन से कुछ ना कुछ लोग निकल जाएंगे ना? नहीं, ढक्कन खुला है, कुछ लोग कुछ निकल जाएंगे। तो जो लोग निकल जाएंगे उसमें से लाल रंग का कंचा निकल जाएगा कि हरे रंग का निकल जाएगा कि नीले रंग का निकल जाएगा, किसी को नहीं पता ना। तो जब नेचुरल कैलामिटी आती है तो कौन मर जाएगा इसका पता नहीं है। हो सकता है आप बहुत ही फिटेस्ट हो फिर भी मर जाएंगे। जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है इसमें कौन मर जाएगा इसका कुछ पता नहीं है। नेचुरल सिलेक्शन में क्या है, फिटेस्ट सर्वाइव करता है। तो यहाँ कौन सा रंग का बाहर निकल जाएगा, फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज आएगा, कुछ पता नहीं है। इसी नाते इसको बॉटल नेक इफेक्ट कहते हैं। तो बॉटल नेक इफेक्ट भी किसी जुड़ा है, इसी जुड़ा है। एक और मान लेते हैं कि 1000 लोग थे, 300 मर गए, तो बचे कितने? 700 बचे। अब 700 जो बचे हैं यही रिप्रोड्यूस करेंगे, कल को इसी से इवोल्यूशन होगा। तो जो 700 लोग बचे हैं इनको फाउंडर्स कहा जाता है। इसी नाते इसको फाउंडर इफेक्ट भी कहते हैं। तो फाउंडर इफेक्ट का कॉन्सेप्ट किसमें लागू है? तो कहोगे जेनेटिक ड्रिफ्ट में। क्वेश्चन सिर्फ 4 याद रखना है। ये सिद्धांत कब लागू है? तो कहोगे स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन पर लागू है, बड़ी पॉपुलेशन के लिए नहीं। दूसरी शर्त है, क्या है? सडन चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी, रातों रात अचानक फ्रीक्वेंसी बदल जाए, वही जेनेटिक ड्रिफ्ट है। क्यों हो जाए? किसी नेचुरल इंसिडेंस, चाहे वो सुनामी आ जाए, चाहे वो भूकंप आ जाए, ठीक है। उसके बाद जो ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन जो बची होगी उसका क्या होगा? तो उनको फाउंडर कहा जाएगा, न्यू पॉपुलेशन का। और इसी को कहते हैं क्या है? फाउंडर इफेक्ट या बॉटल नेक इफेक्ट भी यहीं पर है, लिख लीजिए। अप्लाई स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन। दूसरी शर्त है, ये है क्या? सडन चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी, सडन चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू डेथ ऑफ सम इंडिविजुअल ड्यू टू नेचुरल इंसिडेंस। ठीक है। ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन को कहा जाता है फाउंडर्स। फाउंडर्स ऑफ न्यू पॉपुलेशन, और इसी को कहते हैं फाउंडर इफेक्ट। आया हुआ सवाल है, फाउंडर इफेक्ट का सिद्धांत किस पर लागू है? जेनेटिक ड्रिफ्ट। अगला है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन।
सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में गैमीट जब बनता है तो मियोसिस होती है, उसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, और फिर जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फिर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एक इम्पॉर्टेंट तरीका है वेरिएशन लाने का। इसमें सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो गैमेटोजेनेसिस में ले लो और चाहे फर्टिलाइजेशन में लो, वेरिएशन का मतलब बदलाव, और बदलाव का मतलब है चेंज हुआ, तो जीन फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो लिख लीजिए मेन वे ऑफ वेरिएशन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म। अब वेरिएशन आएगी कब, तो मेनली आती है गैमेटोजेनेसिस में। और कब आती है, फर्टिलाइजेशन। और उसका रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट होगा जीन फ्रीक्वेंसी चेंज। सेवल राइट, SEWAL। इसी तरह इसको राइट इफेक्ट भी कहते हैं। आगे बढ़े, फिर है म्यूटेशन, फिर नेचुरल सिलेक्शन। चौथा म्यूटेशन। म्यूटेशन में वही 3 क्वेश्चन कि म्यूटेशन क्या है, तो कहोगे सडन appearance of large distinct वेरिएशन। एक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन यही है। दुनिया में बहुत सारे लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, उनमें वेरिएशन कहां से आएगी, तो म्यूटेशन ही होगा। तो ये अल्टीमेट सोर्स है। ऑफ वेरिएशन। यहाँ एक स्पेशल बात लिखी, जरा सुन लीजिए। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक ये ऑर्गेनिज्म है, इसमें म्यूटेशन के बाद कोई कैरेक्टर आ गया है। ऐसा भी तो हो सकता है कि इस कैरेक्टर के आने के नाते इस ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाए, क्योंकि म्यूटेशन अक्सर हार्मफुल होते हैं। तो अगर ऐसा कोई बदलाव आया है तो क्या ये आगे पॉपुलेशन में दिखाई पड़ेगा, नहीं दिखाई पड़ेगा, तो इसका कोई मतलब नहीं। तो म्यूटेशन के बाद किस वेरिएशन का मतलब है, तो म्यूटेशन के बाद उस वेरिएशन का मतलब है जो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में आ जाए और इसके फायदे में हो और पहले से ही मौजूद हो, फिर परिस्थितियां बदले और उन बदली हुई परिस्थितियों में इस
पहले से मौजूद एडवांटेजियस म्यूटेशन की मदद से क्या कर जाए, सर्वाइव, मतलब ये वेरिएशन सेलेक्ट हो जाए। अगर ये वेरिएशन सेलेक्ट हो गए नेचुरल सिलेक्शन की प्रोसेस में, तब तो इस वेरिएशन का होने का मतलब है, और अगर इस वेरिएशन से यही खुद ही मर गए तो कोई मतलब नहीं है। तो एक लाइन लिखी है कि यदि प्री एग्जिस्टिंग मतलब पहले से मौजूद एडवांटेजियस म्यूटेशन सेलेक्ट हो जाता है किसमें, नेचुरल सिलेक्शन की प्रोसेस में, तब वो क्या हो जाएगा, अगली जनरेशन में जाएगा और फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इवोल्यूशन हो जाएगा। और अगर ये एडवांटेजियस म्यूटेशन नहीं है तब तो इस म्यूटेशन के होने का कोई मतलब नहीं है। तो एक लाइन लिख लीजिए, प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेजियस म्यूटेशन यदि क्या हो, इफ सेलेक्टेड, if selected in नेचुरल सिलेक्शन, तभी क्या होगा, इनहेरिट, और तभी इवॉल्व होंगे क्या, न्यू फॉर्म। और अगर एडवांटेजियस म्यूटेशन नहीं है तो उसके होने का कोई मतलब नहीं। आखिरी है नेचुरल सिलेक्शन। फिर वही कहानी आ गई, क्या, ऐसी कोई कैरेक्टर होना चाहिए जो ऑर्गेनिज्म को इस लायक बनाए कि वो किसी भी नेचुरल रिसोर्स का बेटर यूटिलाइजेशन कर सके, बेटर यूटिलाइजेशन से सरवाइव हो सके, रिप्रोड्यूस कर सके, ढेर सारी प्रोजनी प्रोड्यूस कर सके, वो वेरिएशन इनहेरिट हो जाएगी, समय के साथ धीरे धीरे क्या हो जाएगा, न्यू लाइफ फॉर्म इवॉल्व हो जाएगी। वो कहानी वही है, फिर से लिखना है 3 लाइनें। क्या है, ऑर्गेनिज्म विद वेरिएशन, ये क्या करेगा, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, बेटर सर्वाइवल, रिप्रोड्यूस मोर एंड लीव मोर प्रोजेनी। इन ए गिवन पॉपुलेशन हम फाइंड कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ अलील ऑफ ए जीन आर ए लोकस। फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या मानी जाती है, फिक्स्ड, रिमेन सेम थ्रू जनरेशन। इसको निकाल सकते हैं किससे, अलजेब्रिक इक्वेशन। प्रिंसिपल कहता है कि अलील फ्रीक्वेंसी इन द पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड क्या कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू, मतलब जीन पूल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जीन पूल क्या है, टोटल जीन अलील इन पॉपुलेशन। इसको कहते क्या है, जेनेटिक इक्विलिब्रियम। और सम टोटल ऑफ ऑल अलील फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 1 होगा। इंडिविजुअल frequencies for example can be named P and Q. In diploid organism P and Q represent the frequency of allele capital A small a, frequency of capital A को P स्क्वायर कहेंगे। ऐसे ही
अलग अलग तरीके से निकालोगे तो क्या बन जाएगा, पी स्क्वायर मिल जाएगा, क्यू स्क्वायर मिल जाएगा, 2pq बन जाएगा। तो फार्मूला ये बन जाएगा। ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन है किसका, इसका। यहाँ से शुरू होता है कहानी। व्हेन फ्रीक्वेंसी मीजर्ड, और ये डिफर मिले कहाँ से, एक्सपेक्टेड वैल्यू से, तो जो अंतर आ रहा होगा वो इंडिकेट कर रहा होगा इसको, इवोल्यूशन, कि कितना इवोल्यूशन होगा। डिस्टर्बेंस इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम या हार्डी-विनबर इक्विलिब्रियम, मतलब चेंज इन अलील फ्रीक्वेंसी को इंटरप्रेटेट करोगे क्या, कि इवोल्यूशन हुआ। 5 फैक्टर हैं जो हार्डी-विनबर को डिस्टर्ब कर देंगे, 5 फैक्टर हैं जो प्रभावित करेंगे। जिसमें एक है जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। अगर माइग्रेशन हो जाए सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन का एक दूसरी जगह या दूसरी पॉपुलेशन में, तो जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी ओरिजिनल में भी और नई में भी, क्योंकि कुछ अलील ऐड होंगे किसमें, नई, और कुछ लॉस होंगे कहाँ, पुरानी। अगर जीन फ्लो कहते हो इस जीन माइग्रेशन को, तो इसका मतलब क्या है, मल्टीपल टाइम। सेम चेंज मतलब चेंज हो जाए बस बाई ए चांस इवेंट। अगर चांस, जो जेनेटिक ड्रिफ्ट की डिफिनीशन लिखे थे उसमें चांस शब्द लिख दिए, काम का है, चांस के द्वारा फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाए तो इसको कहोगे क्या, भाई सुनामी आई और वहां लोग मर गए, ये चांस है कि वहां समुद्र किनारे था कौन, जो होगा वही तो मरेगा। अब जो वहां से 1000 किलोमीटर दूर वो मर जाएगा, वो तो मरेगा नहीं। सम टाइम चेंज इन अलील फ्रीक्वेंसी इज सो डिफरेंट इन न्यू सैंपल ऑफ पॉपुलेशन, वही बाद में क्या बनेंगे, डिफरेंट स्पीसीज। तो ओरिजिनल डिफरेंट, ओरिजिनल जेनेटिक ड्रिफ्ट हेडिंग के ऊपर चांस इवेंट लिख दो बस। ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन को क्या कहते हो, फाउंडर, और इसी को कहते क्या हो, फाइंडर इफेक्ट। ये देखो लिखा, माइक्रोबिया के एक्सपेरिमेंट से पता है, यहां से हाईलाइट करो, प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेजियस म्यूटेशन अगर सेलेक्ट होगी तभी क्या मिलेगा, न्यू फिनोटाइप मिलेगा, वरना वो मर ही जाएंगे। कुछ जनरेशन के बाद क्या मिलेगा, नई स्पीसीज। और नेचुरल सिलेक्शन क्या पहले से पता है, हेरिटेबल वेरिएशन होना चाहिए, बेटर सर्वाइवल होना चाहिए, रिप्रोड्यूस करना चाहिए, ग्रेटर प्रोजनी होनी चाहिए। क्रिटिकल एनालिसिस ये बताती है कि वेरिएशन लाओ चाहे जहां से, चाहे म्यूटेशन से लाओ, चाहे वेरिएशन ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन से लाओ, किस दौरान, चाहे ड्यू टू जीन फ्लू, चाहे ड्यू टू जेनेटिक ड्रिफ्ट, अंततः क्या होगा, चेंज होगा किसमें, फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन या अलील इन फ्यूचर जनरेशन। यहां तक पढ़ा दिया है, सिर्फ 3 लाइनें रह गई हैं, अगले लेक्चर पर पढ़ाएंगे।